4 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के 4 बार बसपा के रहे। अगर ये लोग चाहते, इतना ही दर्द था सामाजिक न्याय का, तो ये पिछड़े और एससी के आरक्षण का विभाजन कर सकते थे ना। आज एससी का भी आरक्षण जनजातियों को मिल रहा है, ओबीसी का भी आरक्षण जनजातियों को मिल रहा है। तो ये हैं जिनका कि कभी आज तक कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, यानी लगभग उसमें से चंद जातियाँ हैं जिनका बहुतायत प्रतिनिधित्व है। न्याय के नाम पर जो ओबीसी एसटी है सबको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो उसका सब डिवीजन होना चाहिए। और यही न्याय है भाई। अगर 100 में 27 डिवीजन हुआ तो 27 में फर्दर डिवीजन होने में क्या दिक्कत है। जब फर्दर डिवीजन की बात होती है तो कहते हैं अरे ये तो आप लोग जो है पिछड़ों में विभाजन की बात करने लगे। कांग्रेस नीति बनाती है, बीजेपी उसको मजबूत करती है, फिर बीजेपी चली जाती है, फिर कांग्रेस मैंने उसी नीति को आगे बढ़ाती है। तो नीति में कंटिन्यूटी है, नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो अपने आप आरक्षण खत्म हो रहा है। तो इस प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध आपकी क्या नीति है, उस पर कोई इनका स्टैंड नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट लॉ कॉलेज, यानी बाढ़ आ गई। यानी एजुकेशन में भी प्राइवेटाइजेशन हुआ और उसमें भी हुआ। गठबंधन वालों से पूछे कि आखिर इस 40 करोड़ में जो 38 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, वहाँ तो आरक्षण नहीं है। वहाँ के लिए इंडिया गठबंधन का कोई एजेंडा है क्या, बता दीजिए। एजेंडा अगर कोई हो कि हम वहाँ भी आरक्षण लागू करेंगे, स्वागत योग्य है। और ये ओबीसी एससी एसटी के लोग मांग भी कर रहे हैं। आरक्षण देश का बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले तो ये समझिए, बड़ा इशू इसलिए नहीं है कि इस देश में 40 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, 40 करोड़ लोग, और 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं केंद्र और प्रदेश सब मिलाकर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान तपेंद्र प्रसाद सर, पूर्व आईएएस, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी रह चुके हैं। अब सर से हम बात करें कि इस समय चुनाव में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है। लेकिन अभी जो आरक्षण की बात, हम आरक्षण की बात पर बात करेंगे। क्या आरक्षण सच में खत्म हो रहा है, या आरक्षण को खत्म करने की जो बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, इसको लेकर हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड न्यूज के सभी दर्शकों को अभिवादन मेरा। सर, जो इस समय बात हो रही है चुनाव में कि संविधान और आरक्षण की बात हो रही है, खासकर आरक्षण की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो क्या सच में आरक्षण खतरे में है? देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि अ, राजनीति में बहुत छोटा-सा इश्यू, हुँ, हुँ। मतलब जो गैर मुद्दा कहा जाए, हुँ, हुँ। वो लगता है देश का एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। हुँ, हुँ। ऐसे ही इस समय पिछड़े और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए एक पूरे देश में एक इंडिया गठबंधन द्वारा ये मुद्दा उछाला जा रहा है कि आरक्षण खतरे में, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। देखिए, आरक्षण देश का बहुत बड़ा इशू नहीं है, हुँ, हुँ। बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले तो ये समझिए, बड़ा इशू इसलिए नहीं है कि इस देश में 40 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, हुँ, हुँ। 40 करोड़ लोगों को, और 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं केंद्र और प्रदेश सब मिलाकर। तो आरक्षण कितने में है? यानी हुँ, हुँ। 38 करोड़ में तो कोई आरक्षण नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। 2 करोड़ में आरक्षण है। उस 2 करोड़ में भी हुँ, हुँ। कांग्रेस की सरकार जब 92 में आई, नरसिंहा राव की, हुँ, और इनकी जोड़ी क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, हुँ, हुँ। और नरसिंहा राव जी, तो इनकी जोड़ी ने इस देश में एलपीजी का कंसेप्ट लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था के बनिस्बत नीचे जा रही थी, हमारा रुपया बहुत गिर रहा था, हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो रहा था, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था, हमारा एक्सपोर्ट कम था। हुँ, हुँ। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अपना पूरा मार्केट खोल दिया। हुँ, हुँ। तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई और रोज़गार भी खूब मिला, क्योंकि कंपनियां आएंगी, जब फैक्ट्रियां लगाएंगी तो रोज़गार सृजित होगा। तो स्वाभाविक है जिस देश में लगेंगी वहीं हुँ, हुँ। वहीं हुँ, हुँ। उसको रोज़गार तरक्की मिले, होगी। हुँ, तरक्की होगी। हुँ। लेकिन तभी से हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन एक केंद्र सरकार की नीति हो गई। हुँ, हुँ। और जो केंद्र सरकार की नीति हो जाती है, फिलॉसफी हो जाती है, हुँ, हुँ। आर्थिक फिलॉसफी, हुँ, हुँ। हाँ, वो फिलॉसफी फिर राज्यों को भी लागू करनी पड़ेगी। करना पड़ता है, क्योंकि देश की पूरी जो मौद्रिक नीति है, पूरी अर्थनीति है, वो केंद्र सरकार ही तय करती है। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की जो शुरू किया, तो आज आप देखिए कि
कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट लॉ कॉलेज, यानी बाढ़ आ गई। यानी एजुकेशन में भी प्राइवेटाइजेशन हुआ और उसमें भी हुआ। तो कभी कोई इन इंडिया गठबंधन वालों से पूछे कि आखिर इस 40 करोड़ में जो 38 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, वहाँ तो आरक्षण नहीं है। वहाँ के लिए इंडिया गठबंधन का कोई एजेंडा है क्या? आप बता दीजिए। ऐसी कोई फिलहाल बात नहीं है। उसमें एजेंडा अगर कोई हो कि हम वहाँ भी आरक्षण लागू करेंगे, स्वागत योग्य है। और ये ओबीसी, एससी, एसटी के लोग मांग भी कर रहे हैं कि हमारा हर एम्प्लॉयमेंट में, हर जगह जहाँ भी देश में जॉब हो रहा है, वहाँ हर जगह हमारा आरक्षण होना चाहिए। वहाँ कोई आरक्षण नहीं है। जितने प्राइवेट कॉलेजेज हैं, कोई आरक्षण नहीं है, वहाँ तो आरक्षण। इवन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने सुना होगा एक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट लाया। ये कंसेप्ट लाए कांग्रेस वाले ही। ऑटोनॉमी का ये लाए कि भैया सरकार ने इतनी ज़मीन दे दी आपको, इतना बिल्डिंग बना लिया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, अब आप यूनिवर्सिटी, आप आईआईएम, आईआईटी अपने जेब के पैसे से चलाइए। अब हम धीरे-धीरे आपके पैसे में कटौती करेंगे। ये नीति बनाई कांग्रेस ने, अब उसको आगे पालन कर रहे हैं। यानी कांग्रेस नीति बनाती है, बीजेपी उसको मजबूत करती है, फिर बीजेपी चली जाती है, फिर कांग्रेस यानी उसी नीति को आगे बढ़ाती है। तो नीति में कंटिन्यूटी है, नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक तरफ तो हो रहा है कि आरक्षण खत्म, भाई जब आप हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो अपने आप आरक्षण खत्म हो रहा है। तो इस प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध आपकी क्या नीति है? उस पर कोई कोई इनका स्टैंड नहीं है। और दूसरे, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो ओबीसी, एससी, एसटी की है, इसमें से आप देखिए कि मुश्किल से 100 में एक आध परसेंट, हार्डली 1% के पास वित्तीय क्षमता है जो अपने लड़के को हायर एजुकेशन दिला सकते हैं, शायद 100 में एक। बाकी की क्षमता भी नहीं है। उनके लिए क्या इनका एजेंडा है? हाँ, प्राइमरी से लेकर के इंटर तक सारे देश में बच्चे एक शिक्षा, एक समान गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए क्या एजेंडा है? भाई ये एजेंडा हो जाए, आगे उच्च शिक्षा में सबको पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, तो अपने आप और प्राइवेट जॉब में सुनिश्चित किया जाए कि भाई अगर लड़का काबिल है तो क्यों नहीं होगा। भाई वहाँ भी सिलेक्शन कमेटी में एक सभी वर्ग के लोग। सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना। भाई टाटा को मान लीजिए, इन्फोसिस में उनको इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको चाहिए, आपका आदमी बैठेगा, आप एक ओबीसी के सॉफ्टवेयर का जो एक्सपर्ट हो, एक एससी का एक्सपर्ट, एक एसटी का एक्सपर्ट बुलाइए, वो भी बैठे हैं उसमें। हाँ, और अगर इक्वली गुड ओबीसी, एससी के बच्चे हैं तो उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सभी जगह प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व, हाँ, एक ही वर्ग विशेष को है, तो इंटरव्यू लेगा तो अपने ही लोगों को भर्ती करता चला जाएगा, टैलेंट क्यों ढूंढेगा? हाँ, अच्छा, एक बात सर आपके मैंने फेसबुक वॉल पे ही पढ़ी है और आप अक्सर कर कहते भी हैं, मैंने सुना भी है कि आरक्षण में वर्गीकरण, जो आरक्षण में वर्गीकरण की बात है, उसको किस तरह से देखते हैं? उसके देखिए बाद भी जैसे नहीं हो रही। जैसे जैसे मैंने कहा, अभी एक इशू ये बताया कि 40 करोड़ नौकरियों में 2 करोड़ ही सरकारी में, वो भी 2 करोड़ धीरे-धीरे सब समाप्त हो रही हैं। और कुछ दिन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नीति है, वो कंटिन्यूअस नीति है, वो नीतिगत कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है कि सिर्फ पुलिस, न्यायपालिका और रेवेन्यू प्रशासन और टैक्स कलेक्शन, ये कुछ डिपार्टमेंट छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीज़ें प्राइवेट में चली जाएंगी। आपको शायद पता होगा कि पिछली बार वसुंधरा राजे थी, तो उन्होंने तमाम प्राइवेट डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज राजस्थान के लीज पर दे दिए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम पॉलिटेक्निक और आईटीआई लीज पर दे दिए। कई राज्यों में ऐसा हो भी रहा है। हो रहा है, तो जब लीज पर हो गया तो वहाँ आरक्षण तो 100% समाप्त हो गया ना, उन पर क्या बात है? हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आरक्षण धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। तो नीति तो ये होनी चाहिए जैसे अमेरिका में है, वहाँ आरक्षण तो नहीं लागू है, लेकिन हर जगह ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, काले, गोरे, हिस्पानी, तीनों वर्ग का वहाँ प्रतिनिधित्व हो। हमारे यहाँ भी एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर जगह कि भाई हर कॉलेज में, वो कॉलेज में क्यों नहीं है? नहीं है तो
आगे होना चाहिए। हाँ, हम कहते हैं 100% आरक्षण करो, चाहे जैसे करो, लेकिन एक एक सभी सामाजिक वर्गों का समावेश होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने बात उठाई कि आरक्षण अपने आप में एक विभाजन है। भाई 100 में 27 विभाजन ही तो है। हाँ, अब 27 में या 23% में अगर चंद जातियों को ही इस देश में लाभ मिल रहा है, विशेष रूप से केंद्र सरकार के आरक्षण का, आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज की नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में, तो बाकी तमाम जातियां हैं। अभी बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट आई थी रोहिणी आयोग बैठाने के पहले, जस्टिस रोहिणी के नेतृत्व में जो रोहिणी आयोग बैठाया वर्तमान बीजेपी सरकार ने, उसके पहले जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसने एक सर्वे कराया था पूरा। उसमें तमाम जातियां ऐसी हैं जिनका कि कभी आज तक कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। यानी लगभग उसमें से चंद जातियां हैं जिनका बहुतायत प्रतिनिधित्व है। तो अगर पूरे देश का सामाजिक न्याय के नाम पर जो ओबीसी, एसटी या सबको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो उसका सब डिवीजन होना चाहिए। अब यही न्याय है। भाई अगर 100 में 27 डिवीजन हुआ तो 27 में फर्दर डिवीजन होने में क्या दिक्कत है? जब फर्दर डिवीजन की बात होती है तो ये कहते हैं अरे ये तो आप लोग जो है पिछड़ों में विभाजन की बात करने लगे। यानी जो तर्क सवर्ण जातियां देती थी कि हिंदू समाज को ओबीसी, एसटी डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, विभाजन कर रहा है, विखंडित कर रहा है, वही तर्क अब ये जो पिछड़ों में प्रभु जातियां कह लीजिए आगे बढ़ गई हैं चंद जातियां, वो कह रहे हैं साहब ये आरक्षण बटेगा तो ये तो पिछड़ों का बंटवारा है, पिछड़े समाज का बंटवारा। ये पिछड़े समाज का बंटवारा नहीं है, हमारी एकता और मजबूत हो जाएगी ना। भई जब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा तो हमारी एकता और मजबूत होगी। तो इस पर कोई चर्चा नहीं है, न इंडिया गठबंधन, न समाजवादी पार्टी और न आरजेडी। जितने सामाजिक न्याय के झंडावरदार हैं, इस पर नहीं बात कर रहे हैं। भई उनका रोहिणी आयोग गलत हो सकता है, तुम और बढ़िया आयोग लाओ। हाँ, नहीं, तो वो कह तो रहे हैं कि बढ़िया आयोग हम बनाएँगे, रोहिणी आयोग से बढ़िया नहीं, आयोग। रोहिणी आयोग से बढ़िया ये तो कहीं एजेंडे में नहीं है, हमने तो कहीं नहीं सुना, किसी के मुँह से नहीं सुना। आप सुने हो तो बता दीजिए कि रोहिणी आयोग से बेहतर आयोग लाएँगे। नहीं, कह रहे हैं कि हम बढ़िया बनाएँगे आरक्षण को, जाति जनगणना बढ़िया कराएँगे। नहीं, जातीय जनगणना करके आरक्षण को बढ़ाएँगे, ये इश्यू है। रोहिणी आयोग का इशू और आरक्षण को बढ़ाना और जाति जनगणना ये अलग-अलग इश्यूज हैं। आप जाति जनगणना कर लेंगे, तो जातिगत जनगणना तो 1931 में भी है। 1931 की जनगणना से ही मंडल आयोग लागू हुआ। हाँ, आज तक जितनी हमारी राजनीति चल रही है पूरे देश में 1931 की जनगणना से चल रही है और कमोबेशी वो जनगणना ठीक है। अभी बिहार की जनगणना हुई, कमोबेशी जो 1931 की जनगणना थी, उसी के आस-पास जनगणना है, कोई बहुत बहुत उलट-फेर उसमें नहीं हुआ है। तो आपके पास 1931 की जनगणना के आधार पर अगर मंडल आयोग लागू हो सकता है, तो 1931 की जनगणना के आधार पर आप विभाजन भी तो कर सकते हैं। लेकिन विभाजन के लिए इनको नई जाति जनगणना चाहिए। ये एक मूर्ख बनाने का जैसे नहीं एक एक प्रकारांतर से अलग मुद्दा कि जैसे जाति जनगणना हो जाएगी तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। भाई जातियों की गिनती हो जाएगी तो कौन-सी क्रांति हो जाएगी? अगर समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है, समुचित विभाजन उनकी नीति नहीं बन रही है, जैसे समाजवादी पार्टी में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के 4 बार बसपा के रहे। अगर ये लोग चाहते, इतना ही दर्द था सामाजिक न्याय का, तो ये पिछड़े और एससी के आरक्षण का विभाजन कर सकते थे ना। आज एससी का भी आरक्षण चंद जातियों को मिल रहा है, ओबीसी का भी आरक्षण चंद जातियों को मिल रहा है। तो बाकी इसका एक्सपेंशन दूसरे जातियों को लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? तब कहेंगे अरे जो पढ़ेगा वो होगा, जो मेहनत करेगा वो होगा, इसके लिए रात-दिन पढ़ना चाहिए। तब तो भाई आरक्षण ही समाप्त कर दो, तो फिर पढ़ाई-लिखाई के ही आधार पर हो, फिर आरक्षण क्या ज़रूरत है? हैं? भाई तब तो यही तर्क तो अ, जो गैर आरक्षित वर्ग के हैं लोग यही कह रहे थे कहते हैं ना कि अरे भाई जो पढ़ेगा जैसे हम कहते हैं भाई कि एक जाति ज़्यादा आ रही है, विशेष रूप से ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो भाई यही लॉजिक तो उनको भी कहा जाता है, वो पढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। मतलब जो बात हाँ? कह रहे हैं वो अपने अंदर खुद सुधार करने की ज़रूरत है। भाई देखो, ऐसा है कि अगर आप पहले तो 50% का आरक्षण पर एक सीमा लगा रखी है, आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3/4 बहुमत चाहिए, तभी आप संविधान में संशोधन कर पाएँगे। तो 3/4 अ, आना एमपी पार्लियामेंट में ये तो
एकदम इंडिया गठबंधन के लिए असंभव सी बात है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, जैसे एक बार मोदी जी लाए नहीं नेशनल जुडिशियल रिक्रूटमेंट कमीशन, उसका जो वो कौन सी इनकी वो है कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके लाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया, फिर दोबारा सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसमें कुछ कर पाए, तो ये क्या कर पाएंगे पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आरक्षण बढ़ेगा तब बढ़ेगा ना, तब और बढ़ा देना सबका, लेकिन अभी जितना आरक्षण है उसमें तो विभाजन करो भाई। अभी हमारे पास 10 रोटी है, आप कह रहे हो अभी तो 10 ही है यार, तो 10 तो मेरे लिए ही पर्याप्त है, तो कैसे बंटवारा हो, यानी 100 हो जाएगा तब बांटेंगे। अरे पहले 10 में तो हिस्सा दो। हाँ, 10 तुम अकेले मतलब निगले जा रहे हो और हमको उपदेश दे रहे हो कि यार 10 नहीं, देखो हम तो लड़ाई पंचों लड़ रहे हैं 1000 रोटी की, हम तुमको 100 रोटी खिलाएंगे। तो ये मूर्खतापूर्ण, ये मतलब ये तर्क मूर्खतापूर्ण है, धूर्ततापूर्ण है। और ये जातिवाद जनगणना है, ये आरक्षण समाप्त हो रहा है, आरक्षण तो वैसे समाप्त होना है देर सवेर, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो समाप्त ही हो जाएगा, क्या कर लोगे आप। हाँ, कल को जिस ढंग से कोलैटरल एंट्री हो रही है IAS IPS की भी क्या जरूरत। हाँ, हो सकता है कल को स्टेट में भी कोलैटरल एंट्री शुरू हो जाए, हर स्टेज पर शुरू हो जाए। तो अगर आपको अपनी नीति अपनी बातें करनी है तो केंद्र सरकार में बैठना पड़ेगा मजबूती से। सिर्फ एजेंडा लागू होने से आप हम तो एजेंडा लागू कर रहे हैं, सिर्फ एजेंडा करें जातिवाद जनगणना करा देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बचा देंगे। अरे बचाओगे तब ना, जब केंद्र की कुर्सी पर बैठोगे तब, तो बैठने कहाँ जा रहे हो कि बचाओगे। कहा जा रहा है कि जो अभी इंडिया अलायंस तरफ से कहा गया कि 30 लाख नौकरी और 1 लाख रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, मुझे किसी के एजेंडे पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि देश में अगर लोकतंत्र मजबूत करना है तो एक राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी ही विकल्प है। और वही जैसे बीजेपी को कहा जाता है कि ये तानाशाही कर रहे हैं, भाई वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसका पूरे देश में संगठन है। अब उसका आकार हाथी जैसे, तो छोटे छोटे जो छोटे छोटे दल हैं जाति और वंश के, कुछ दलित पिछड़ों के, उनके साथ भी लग गए, लेकिन वो बहुत छोटे पार्टनर हैं। यहाँ तो जितने वंश और परिवार आधारित जितनी पार्टियां हैं सबका गठबंधन, इंडिया गठबंधन। भाई कांग्रेस क्या है, नेहरू खानदान। भाई कांग्रेस क्या है, कांग्रेस से अगर आप सोनिया, राहुल और प्रियंका को निकाल दीजिए तो आज खड़गे हैं, नाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। हाँ, रियल पावर कहाँ है, सब राहुल गांधी को ही, सब राहुल गांधी को है। और मीडिया कवरेज राहुल गांधी। बाकी पार्टियां क्या हैं, जितनी इंडिया गठबंधन की पार्टी है, किसी पार्टी का नाम ले लो, सब एक व्यक्ति एक परिवार चला रहा है। मोदी जो कहते हैं सही कहते हैं, इंडिया अलायंस की पार्टी जातियों का और परिवारों का गठबंधन। देखो, अब मोदी जी कहते हैं इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो सत्य है, लेकिन सत्य अपने आप में सत्य है। भाई सत्य तो सत्य ही होता है ना। तो हमारा ये कहना है कि मोदी जी की भी पार्टी भी बहुत अच्छी नहीं है। भाई वो न शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, न स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे रहे हैं, न भाई 9-10-12 करोड़ हमारे आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए कौन सी क्या व्यवस्था है। भाई जो आदिवासी जंगलों में रहे उसको जंगल में ही सड़क चाहिए, जंगल में ही रोजी रोटी चाहिए, जंगल में ही अस्पताल चाहिए, जंगल में स्कूल चाहिए। तो वहाँ तो पर्यावरण बिगड़ रहा है। हाँ, और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण नहीं बिगड़ रहा है, जहाँ चाह रहे हैं सड़क बना दे रहे हैं, 4 लेन, जहाँ चाह रहे हैं टनल सब बन रहा है, स्कूल, सड़क, बिजली, होटल, बढ़िया रियल इस्टेट का काम चल रहा है। तो देखिए ये दोहरी नीति नहीं चलेगी देश में, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके वरक्ष, इनके समानांतर आप कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी तो नहीं बना पा रहे, तो कैसे मुकाबला कर पाओगे। तो आप लोगों ने सुना हमारे से तपिंदर सर ने कहा कि जो लोग बात कर रहे हैं कि आरक्षण की, लेकिन वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण है पहले अभी में उसी में हिस्सा दे दीजिए, उसमें हिस्सा दे दीजिए। और बीजेपी की जो बात करते हैं कि बीजेपी ये करेगी, तो उसके लिए पहले आपको एक लोकतांत्रिक पार्टी बनानी पड़ेगी उसके समझ खड़े होने के लिए। आप लोग क्या राय रखते हैं इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।